हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप हमने स्टार्ट करना है आज। अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी क्या स्किल्स होते हैं और क्या ट्रेट्स होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी के ट्रेट्स जो हैं वो कितने भी ज़्यादा सूटेबल हों एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, लेकिन कब सिचुएशनल कंस्ट्रेंट्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो अपना खुद का काम शुरू करने में उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है। कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से उनको इस पर्टिकुलर फील्ड में जाने में, एक एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो ये कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं वो हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो पहली चीज़ जो इन्होंने यहाँ ली है वो है फैमिली फैक्टर्स। फैमिली फैक्टर को ये बोलते हैं एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर माना गया है, क्योंकि फैमिली में ही जो है जिस तरीके से अपब्रिंगिंग हुई है चाइल्ड की, उसके ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो वेरियस फैक्टर्स रिलेटेड टू फैमिली दैट अफेक्ट एंटरप्रेन्योर बिहेवियर आर। अब कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं फैमिली में? बर्थ ऑर्डर आ जाता है। बर्थ ऑर्डर मीन्स फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है कि सेकंड बॉर्न है, थर्ड बॉर्न है। फैमिली स्ट्रक्चर किस तरह का है, जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर है, फादर का बिहेवियर कैसा है, फैमिली सपोर्ट कैसी है। Some studies have found that first born children tend to have higher need for achievement। तो कुछ स्टडीज ये बोलती है जो फर्स्ट बॉर्न जो बच्चे होते हैं, सबसे बड़े बच्चे जो होते हैं घर में, उनके अंदर हायर नीड फॉर अचीवमेंट होता है। इसलिए वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा मतलब देखे जाते हैं कि वो लोग इस पर्टिकुलर फील्ड में ज़्यादा रहते हैं, वो खुद से अपना कुछ करना चाहते हैं और उनसे पेरेंट्स के भी बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। दिस hypothesis however has been proved wrong in case of India। वे कह रहे हैं लेकिन इंडिया में ये चीज तो रॉन्ग प्रूफ हो गई है। मैक्लेलैंड सजेस्ट फ्रॉम द स्टडी ऑफ सैंपल्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम मद्रास दैट द यंगर चिल्ड्रन में हैव हायर नीड फॉर अचीवमेंट इन इंडिया। तो इंडिया में कह रहे हैं उल्टा है। इंडिया में जो यंगर चिल्ड्रन है, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर हायर नीड फॉर अचीवमेंट है। Family structure also plays a major role. For example, it is said that joint family system of India reduces incentive for hard work, promotes idleness and increase the need for dependency। जॉइंट फैमिली जो है, जैसे इंडिया का केस डिस्कस कर रहे हैं, जॉइंट फैमिली में एक हार्ड वर्क करने के इंसेंटिव्स कम हो जाते हैं। हार्ड वर्क करना पसंद नहीं करते लोग, क्योंकि वो सबका मिला जुला एफर्ट होता है, तो ऐसे किसी एक पर्सन को उसका कोई बेनिफिट नहीं होता अलग से। आइडलनेस प्रमोट करता है क्योंकि डिपेंड हो जाते हैं लोग एक दूसरे के ऊपर। व्हेन अ चाइल्ड स्टेज इन अ मदर चाइल्ड हाउस होल्ड, मदर चाइल्ड हाउस होल्ड मीन्स जैसे डिवोर्स हो जाता है या सेपरेशन हो जाती है मदर फादर की, या मदर अनमैरिड है, उस केस में मदर और चाइल्ड है सिर्फ घर में, सिर्फ मदर और चाइल्ड हाउस होल्ड है, वहां पे नीड फॉर अचीवमेंट इज लोअर। So psychoanalysts stress that a father has an important role to play in psychic development of the child। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि फादर का कोई ना कोई रोल होगा, क्योंकि अगर मदर चाइल्ड हाउस होल्ड में बच्चे के अंदर नीड फॉर अचीवमेंट कम आ रही है, तो इसका मतलब फादर का कोई ना कोई रोल है उसके अंदर। Identification with the parent of the same sex is the first and essential step to resolve conflict of the phallic stage। इफेलिक स्टेज हमने जो डिस्कस की थी, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस जो हमने पढ़ी थी सिगमंड फ्रॉइड की, उसकी बात बता रहे हैं। उसमें सबसे पहले क्या होता है, बच्चा अपने सेम सेक्स पेरेंट, यानी अगर गर्ल है तो मदर से और बॉय है तो फादर से आइडेंटिफाई करना शुरू करता है। सो उस टाइम क्या होता है कि फादर जो है, फादर हैज एन ओवर बियरिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर। फादर को एक एंटरप्रेन्योर की तरह देखा जाता है, क्योंकि वो अर्न कर रहा है, फैमिली के लिए काम कर रहा है, तो वो चीज इन्फ्लुएंस करती है बच्चे के अंदर। Bhattacharjee and Agori have found that symbolic or actual rejection by father is related to entrepreneurial behavior। Mehta found a curvy linear relation between boys' need for achievement and their father's education। When father had higher education or lower education, the need for achievement of boy was higher than that if father has secondary school education। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि फादर के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे के अंदर किस तरह का एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर आता है।
मतलब अगर जैसे फादर की एजुकेशन पे भी डिपेंड करता है, फादर की एजुकेशन हाई है या ज्यादा है या कम है, हाई है या फिर लो है, बच्चे के अंदर हायर नीड फॉर अचीवमेंट होता है देन फादर, मतलब फादर से ज्यादा अचीव करने की एक उसके अंदर मोटिव होता है बच्चे के अंदर। द चाइल्ड हैज अ हायर नीड फॉर अचीवमेंट, हायर देन द फादर, बेशक वो लोअर एजुकेटेड हो तो भी। फैमिली सपोर्ट इज एन इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली टू स्टार्ट अ बिजनेस बट ऑल्सो फॉर सक्सेस ऑफ द सेम इज एविडेंट बाय द स्टडी ऑफ Dev Senapati on 45 entrepreneurs from SICK units and 53 from successful units. फैमिली सपोर्ट को प्रूव करने के लिए एक स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं। 45 ऐसी यूनिट्स हैं जो अनसक्सेसफुल रही हैं और सक्सेसफुल यूनिट्स हैं 53। इन दोनों को कंपेयर किया था। इट वॉज फाउंड दैट फैमिली सपोर्ट इन्फ्लुएंसेस सक्सेस। तो इससे ये प्रूव हुआ था कि फैमिली सपोर्ट से सक्सेस मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और यहाँ पे एनकेसी की स्टडी में भी ये मिला था कि 74 ऐसे एंटरप्रेन्योर्स थे जिनको फैमिली की सपोर्ट थी, जो सक्सेसफुल थे। तो ये फैमिली सपोर्ट को भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। उसके बाद आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। द रिलेशन बिटवीन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड मोटिवेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इज कर्वीलिनियर। Businessmen in many countries tend to have higher need for achievement if they come from middle class families. तो जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं उनके अंदर कुछ अचीव करने की मोटिवेशन ज्यादा होती है rather than अगर कोई अपर क्लास है या वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से है। So basically there is a class subculture corresponding to each class consisting of certain values. The subculture affects attitude towards entrepreneurship. तो सब कल्चर का मतलब है उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो अपने अपने कल्चर हैं लोगों के, वो सब कल्चर उनकी वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करते हैं और उससे उनके अंदर की नीड फॉर अचीवमेंट पे भी फर्क आ जाता है। अ मेजर फैक्टर इम्पेंडिंग एंटरप्रेन्योरशिप इज द सोशल ग्रुप कॉल्ड कास्ट। अब कास्ट भी है क्योंकि इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में कास्ट सिस्टम को हम इग्नोर नहीं कर सकते। Caste system usually places normative restrictions on the kind of occupation an individual can do. तो यहाँ पे तो कास्ट सिस्टम के बेस पे ऑक्यूपेशन पे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे अगर कोई ब्राह्मण का बेटा है, ब्राह्मण सन, उसके साथ कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि वो मैनुअल लेबर वाला कोई काम करे। एंड दैट ऑफ अ तेली कांट एक्सपेक्ट टू स्टार्ट स्कूल्स। तो यहाँ पे कास्ट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है ऑक्यूपेशंस कि किससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। So CAP 1963 observes that caste frustrates the creative powers and lowers the aspirations of large number of people. तो इससे क्या होता है, उनकी क्रिएटिव पावर्स भी और एस्पिरेशंस भी लो हो जाती हैं और फिर उनकी कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज वेस्ट चली जाती हैं, जो वो कर सकते थे वो नहीं करते हैं। कास्ट की वजह से ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस ही फॉलो करने पड़ते हैं और जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है उनके अकॉर्डिंग ही उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। और फाइनली वो जो सेल्फ एफिकेसी वाला जो एक फिनोमिना है कि अगर दूसरों से फुलफिलिंग सेल्फ प्रोफेसी वाला, कि अगर हमसे कोई चीज़ एक्सपेक्ट करी जाती है तो हम उसी तरीके से बिहेव भी करते हैं। उससे क्या होता है, फिर पर्सनल इनिशिएटिव लेने में इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं वो लोग जिनसे नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है और उनसे उनकी एंटरप्रेन्योरशिप जो है उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाती उनके अंदर। सो लॉजिकली अपर कास्ट हैव ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस वजह से कह रहे हैं कि अपर कास्ट के पास तो फ्रीडम ज्यादा होती है। एंड दिस इज ऑल्सो कंफर्म बाय नफजिगर इन 1975 फ्रॉम अ स्टडी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स from small scale manufacturing enterprises in Visakhapatnam. He found that a highly disproportionate number of entrepreneurs from higher classes. तो उन्होंने यही देखा था कि बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स थे जो हायर क्लासेस से थे। थर्ड फैक्टर आता है एजुकेशन। एजुकेशन का रोल तो हम सबको ही समझ में आता है कि एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी फील्ड में आपको अगर सक्सेसफुल होना है। अब जैसे यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे स्किल्स की बात कर रहे हैं।
अगर आप कुछ अपना शुरू करना चाहते हो तो आपके पास स्पेसिफिक स्किल्स होने ज़रूरी हैं, वो नॉलेज होनी ज़रूरी है आपको। और मैक्लेलन ने भी ये ऑब्जर्व किया था कि जिस जगह पे, जिन कंट्रीज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे होती है, वहीं पे रैपिडली इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखी गई है लोगों में, और यंगर एज में ही लोगों ने बहुत जल्दी चीज़ें अचीव कर ली है। तो दैट मीन्स कि पॉजिटिव रिलेशन है एजुकेशन का और एस्पिरेशन इन डेवलप्ड कंट्रीज़ का। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, लोगों के सोशल एटीट्यूड्स, वहाँ के कल्चरल नॉर्म्स, वहाँ की वैल्यूज़, उस जगह की जहाँ जिन लोगों की बात हो रही है, वहाँ की स्टेट की सपोर्ट, गवर्नमेंट की सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इकोसिस्टम में। तो कास्ट की बात हम जैसे पहले कर ही चुके हैं, कास्ट भी एक इकोसिस्टम का ही पार्ट है। और एक कुछ परसेप्शन होता है हर जगह का किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को लेके, जैसे कोई एक ऑक्यूपेशन है वो बहुत खराब माना जाता है, कहीं पे वो ऑक्यूपेशन बहुत अच्छा माना जाता है, तो वो परसेप्शन भी एक इकोसिस्टम में ही आ जाती है। अब यहाँ पे अगेन ये कास्ट की बात कर रहे हैं कि जो वैश्य कास्ट है इंडिया में, उनको ब्राह्मण्स के और क्षत्रियास के नीचे रखा जाता है, तो उन लोगों का लोअर सेल्फ एस्टीम होता है, तो वो बिजनेस जैसी चीज़ों में एंटर नहीं करते हैं, उनको डिस्करेज किया जाता है उस तरह के ऑक्यूपेशंस में एंटर करने के लिए। तो कास्ट सिस्टम की वजह से ऑक्यूपेशन में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ऐसे ही नेगेटिव एटीट्यूड होता है उनका। सिमिलरली इफ इन अ कल्चर द नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स फेलियर ऑफ अ बिजनेस, मतलब अगर हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है कि बिजनेस जो है फेल नहीं होना चाहिए, तो फियर ऑफ फेलियर की वजह से कोई स्टार्ट ही नहीं करेगा कुछ अपना काम। तो ये जो फेलियर है इसको एक्सेप्ट ना करना, अगर किसी कल्चर में कोई फेलियर को भी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वहां पे तो बहुत ज्यादा एक टेंडेंसी टू स्टार्ट अ टास्क ही बहुत ज्यादा कम होगी। Many psychologists and sociologists recommend that entrepreneurship should be celebrated irrespective of the outcome। तो ये कह रहे हैं कि entrepreneurship को ना थोड़ा सा encourage करना चाहिए, celebrate करना चाहिए, मतलब खुश होना चाहिए अगर कोई अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहता है, इंस्टेड ऑफ उसके आउटकम के बारे में सोच के उसको डिस्करेज कर दो। तो ये चीजें तो हो ही गई, कल्चर, जो कल्चर और ये सारे फैक्टर तो हैं, इसके अलावा और भी फैक्टर्स आते हैं इकोसिस्टम में, जैसे इंडस्ट्रियल क्लाइमेट और मेंटरिंग एंड नेटवर्किंग, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड एक्सटेंशन फैसिलिटीज बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है, तो अब गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी थी इंडिया में उसके बारे में डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना एक गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर किसी कंट्री में एंटरप्रेन्योर्स हैं या इस तरह की टैलेंट है, तो उसको वो किस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है, उनको किस तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, किस तरह की पॉलिसीज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। So government policy play an important role in motivating or demotivating entrepreneurs. For example, in 1960s and 70s, it was very tough for someone to open a company. तो 1960s 70s की बात कर रहे हैं कि उस टाइम टैक्स ही इतना ज़्यादा था, इट वॉज एज हाई एज 97.5% कि अपना खुद का कंपनी खोलना ही बहुत मुश्किल था। दैट वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिस्टिक आइडल्स। मतलब उस टाइम गवर्नमेंट को यही लगता था कि जो सेंट्रलाइज होना चाहिए सब कुछ, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें पीएसयूज को ही प्रमोट करना चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि जो ऐसे लोग थे जिनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के टैलेंट्स थे, स्किल्स थे, वो लोग अपना कुछ शुरू भी नहीं कर पाए, और जो चाहते थे वो सब इंडिया से बाहर चले गए। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया आदित्य बिरला का, इन्होंने अपनी जो एम्पायर थी वो मलेशिया में बेस्ड इंडस्ट्री के बेस पे अपनी रेस करी थी, तो क्योंकि इंडिया में सपोर्ट ही नहीं थी उस तरीके से गवर्नमेंट की। अब बाहर की कंट्रीज में अच्छी पॉलिसीज थी, सपोर्टिव पॉलिसीज थी, तो वहाँ की डेवलपमेंट हो गई, इवन इंडियंस ने ही वहाँ जाके बहुत कंट्रीब्यूट किया उनकी डेवलपमेंट में। तो धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट को समझ में आने लगा, तो अब यहाँ पे पॉलिसीज चेंज हुई हैं। 1992 के बाद इस तरह की पॉलिसीज आई हैं जिसमें एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करने में गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट करने में मतलब चेंजेस किए हैं अपनी पॉलिसी में। एक स्टडी भी इन्होंने बताई है जहाँ पे इंटरस्टेट पैटर्न्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल परफॉर्मेंस, इसकी स्टडी करी थी। इन द स्टडी द वेरिएशंस इन इंडस्ट्रियल क्लाइमेट की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे इंडस्ट्रियल क्लाइमेट बेटर होता है वहाँ पे ही ज़्यादातर एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर भी ज़्यादा बेटर देखा जाता है। अब थोड़ा और डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल क्लाइमेट होता है। जैसे क्रेडिट एंड फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं।
क्रेडिट एंड फाइनेंस में कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं या इस तरह की स्कीम्स हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल भी दिए हुए हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, फिर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना या प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ये सारी ऐसी स्कीम्स हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जो छोटे छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेस को फंडिंग करते हैं, मतलब उनको पैसे देते हैं, फंड्स देते हैं अपना बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो जैसे जो गांव में जो लोग रहते हैं उनको इस तरीके से थोड़ी सी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है, अपने खुद का कुछ काम अगर वो शुरू करना चाहते हैं तो। और ऐसे ही कुछ और स्कीम्स हैं जो अर्बन एरियाज के लिए हैं, जैसे अर्बन सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, या फिर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन अर्बन एरियाज। तो ये स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट जिस तरीके से क्रेडिट प्रोवाइड करती है उन लोगों को जिनको अपना कुछ शुरू करना है। The main instrument that finance ministry seeks to utilize is microfinance। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिए जाते हैं जिनको वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में धीरे धीरे फाइनेंस करते रहते हैं, जिससे उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है अपना कुछ शुरू करने के लिए काम, वो पूरी हो सके। फियर ऑफ फेलियर इन सेल्फ हेल्प ग्रुप इज लो। अब जैसे हमने पढ़ा था कि ग्रुप में जब हम काम करते हैं तो हम रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और फियर ऑफ फेलियर भी कम हो जाता है। इसी तरीके से जब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाते हैं, उसको फंडिंग करते हैं, तो उनके अंदर एक फियर ऑफ फेलियर कम हो जाता है, वो कुछ करने के लिए अपने आप को रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने आप में। सो इस तरीके से हेल्प करते हैं छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को। फिर आती है ट्रेनिंग की बात, तो कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं थ्रू सम कमीशन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नेशनल नॉलेज कमीशन है। ये क्या करते हैं, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग देते हैं, VET बोलते हैं शॉर्ट में, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग। तो ये वोकेशनल एजुकेशन का मतलब है जब आप कोई वोकेशन शुरू करना चाहते हो तो किस तरह की नॉलेज और स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, दैट इज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो VET के थ्रू इस तरह के स्किल्स डेवलप किए जा सकते हैं, इस तरह के बेसिक स्किल्स, जिससे आप अपना खुद का कोई भी छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सको। फिर होते हैं EDP, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें ये स्किल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। ये सारे ट्रेनिंग देते हैं उन लोगों को जिनको स्किल्स चाहिए, नेसेसरी स्किल्स चाहिए, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज चाहिए। और भी प्रोग्राम्स हैं जैसे ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया, या ये वाला जो हम बात कर चुके हैं, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। A new concept in the world of entrepreneurship is technopreneurship। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है जो टेक्निकल फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, जैसे जो हाईली स्किल्ड होते हैं टेक्निकल फील्ड में, जो मोस्टली ग्रेजुएट्स होते हैं, और फील्ड किस तरह की, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, ई-कॉमर्स हो गया। तो उस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट से काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में कराई जाती हैं, और इसमें कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स हैं जैसे IITs, IIMs हो गए, जो ट्रेनिंग देते हैं कंपनीज को। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, जो HRD मिनिस्ट्री है, वो इन सब चीज़ों में बहुत सपोर्ट करती है। प्लान विजन फॉर ट्रेनिंग, तो गवर्नमेंट का एक वो है, मिशन है कि कितने लोगों को ट्रेनिंग देनी है कितने साल के अंदर। तो एक 5 साल का पीरियड में इनका मिशन है कि कम से कम 2.5 मिलियन टू 10 मिलियन पीपल को ये ट्रेन कर पाए। द गवर्नमेंट ऑल्सो सीक्स टू इन्वॉल्व प्राइवेट सेक्टर थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें इन्होंने 600 न्यू प्लान्स बनाए हैं थ्रू रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं RUDSETI। फोकस ऑन डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन कोलैबोरेशन विद EDI, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इसके साथ कोलैबोरेट करके। तो यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हो, इन्होंने वेबसाइट दी हुई है। थर्ड इज एक्सटेंशन फैसिलिटीज। एक्सटेंशन फैसिलिटीज उनके लिए है जो रूरल एरियाज में लोग होते हैं, जिनको ये हेल्प करते हैं अपनी जो भी उनके फील्ड है, फील्ड जो भी वो काम करते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल वर्क है या हॉर्टिकल्चर है, उसमें वो किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके अपनी लेटेस्ट नई टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है एक्सटेंशन फैसिलिटीज में। तो इसमें एक किसान कॉल सेंटर है जहाँ पे ये जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। Similar measures provide extension services
also being provided to entrepreneurs in rural non-farm sector, medium and small micro enterprises, MSME sectors में इसी तरह की सर्विसेज हेल्प करती हैं ट्रेनिंग में. देन वी हैव बिजनेस इंक्यूबेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, BIE. तो इंक्यूबेशन पीरियड के टाइम पे मतलब जब शुरुआत में ये ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है एंटरप्रेन्योर्स को शुरू की इनिशियल स्टेजेस में, और इनकी सर्विसेज में आ जाते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, मैनेजमेंट एंड गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग, टेक्निकल सपोर्ट एंड फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू फाइनेंस. So all the above situational constraints that entrepreneur faces when he begins with the business. तो ये वो सारे constraints हैं जब भी आपको business शुरू करो तो आपको starting में जिन चीज़ों में problem आती है. The government at center and those in various states realize this logic and hence provided many facilities for business incubation. For instance, in order to develop technopreneurship, the Ministry of Science and Technology इनिशिएटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप पार्क. तो इस तरह के इन्होंने पार्क्स बनाए हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप पार्क. ये प्रोग्राम्स के नाम है एक्चुअली, जो लिंक करते हैं एकेडमिक इंडस्ट्री को, एकेडमिक इंडस्ट्री एंड R&D इंस्टीट्यूशंस को, ताकि वहाँ से ही वो ऐसे ट्रेनिंग दे सके जो एंटरप्रेन्योरशिप में रिक्वायर्ड होती है. Another initiative worth the mention is the Technology Incubation for Development of Entrepreneurs. तो ये TIDE जिसकी फुल फॉर्म है Technology Incubation for Development of Entrepreneurs, seeks to set a fund worth ₹25 crores, of which select startups will receive a funding of ₹25 lakhs to 50 lakhs. तो ये startups के लिए funding के लिए है, एंड ये भी थ्रू प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के थ्रू प्रमोट किए जाते हैं, जैसे IITs हो गए, IIMs हो गए. सो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की सपोर्ट जो है वो है, स्कीम्स हैं. अब नेक्स्ट ये जो बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कैसे प्रमोट करते हैं. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्कीम्स के नाम दिख रहे होंगे. नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन हो गया, NSIC, एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. ये जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हैं, जिसमें SBI और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हेल्प करते हैं थ्रू देयर क्रेडिट स्कीम. और इसके अलावा कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि पहला स्टेप है सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन स्पेशली, जो लॉन्च किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1987 में, जिनका बेसिकली इनका काम क्या होता है, मोबिलाइजिंग करना, वुमेन मोबिलाइजिंग इनटू वायबल ग्रुप्स, अरेंजिंग फॉर मार्केट लिंकेजेस, सपोर्ट सर्विसेज, एक्सेस टू क्रेडिट, इस तरीके से हेल्प करते हैं. दूसरा जो प्रोग्राम है वो है स्वयं सिद्धा. इट इज एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. इट सीक्स टू एस्टैब्लिश सेल्फ हेल्प ग्रुप. तो इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिए जाते हैं वुमेन के, and the scheme covers 650 blocks in 335 districts in the country. और हर एक ब्लॉक में 100 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, approximately 100, and these self help groups are mostly through ICDS. तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इसके थ्रू होते हैं. बट सर्टेन स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड एक्सेट्रा ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ NGOs. तो NGOs की भी हेल्प इसमें ली जाती है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोटिवेटिंग एंड ट्रेनिंग पीपल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. थैंक्स फॉर वॉचिंग.